हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवपूजन सर। आज क्लास 11th के मैथ में समुच्चय में टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था उप समुच्चय। उसी उप समुच्चय पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि किसी दिए हुए समुच्चय के उप समुच्चयों को कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है, हमने एक समुच्चय लिया ए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दिया है कि यदि समुच्चय ए जिसमें अवयव है 1 2 3, तो ए के उप समुच्चयों को लिखिए। देखिए, ए के उप समुच्चयों को लिखना है, ये नहीं बताना है कि ए में कितने उप समुच्चय होंगे, लेकिन ए के उप समुच्चयों को लिखने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि उस एक में या ए के कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ए के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था या बताया गया था, क्या था कि किसी समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या जो होती है 2 के पावर एन ए। एन ए मतलब उस समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो देखिए, ये जो समुच्चय ए दिया है इसमें अवयव है 1 2 3, यानी 3 अवयव आया हुआ है। ठीक है, 3 अवयव। तो हम लोग यहाँ इस फार्मूले में रखेंगे एन ए का मान 3, तो 2 के पावर 3 यानी हो जाएगा 8। तो ए के कुल उप समुच्चयों की संख्या 8 है, 8। तो हम लोग ए के इस 8 उप समुच्चयों को बनाएंगे और देखेंगे कैसे ये बनाया जाएगा। तो आइए यहां से करते हैं, इसको फिर से किया जाए। जैसे देखिए, ए के कुल उप समुच्चयों को हमें लिखना है, ए के कुल उप समुच्चयों को लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो देखिए, जैसे यहां है कि कुल 8 उप समुच्चय बनेंगे, तो करेंगे क्या? सबसे पहले उप समुच्चय में हम लोग लिखेंगे फाई। फाई मतलब रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय जो होता है वो किसी भी समुच्चय का सबसेट या उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो फाई हमेशा लिखा जाएगा। जब भी सबसेट लिखना होगा, उप समुच्चय लिखना होगा, तो फाई को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? इस दिए हुए समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे उनमें से सबको अलग अलग एक एक अवयव को लेंगे और मझले ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो मझले ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? 1, फिर मझले ब्रैकेट में 2, फिर मझले ब्रैकेट में 3। इसके बाद एक एक अवयवों को लिख लिया गया। इसके बाद इसी समुच्चय में से दो दो अवयवों को लिया जाएगा, दो दो अवयवों को, 1 2, 1 3 और फिर 2 3। ठीक है, और इसके बाद दो दो अवयव हो गए, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, और उसके बाद 2 और 3 हो गया, दो दो अवयव ले लिए गए। अब इस समुच्चय में जितने अवयव दिए हैं सबको एक साथ, यानी 3 अवयव हैं तो तीनों को एक साथ करेंगे। तो 1 2 3। ठीक है, आइए गिनते हैं, देखते हैं कितने उप समुच्चय बने हुए हैं। तो ये 5 हो गया पहला उप समुच्चय, जिसमें 1 लिखा है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां। ये टोटल 8 उप समुच्चय बन गए। ठीक है, तो इस तरह से किसी समुच्चय के उप समुच्चयों को हम लिखकर दर्शा सकते हैं। एक बार फिर से समझ लेंगे, किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय अगर लिखना होगा तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? उप समुच्चय में सबसे पहले लिखेंगे फाई, क्योंकि फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। फिर उस समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे, एक एक अवयवों को मझले ब्रैकेट के अंदर रखकर पहले उप समुच्चय बनाएंगे। जब एक एक अवयवों को रख लेंगे तो उसके बाद मझले ब्रैकेट में दो दो अवयवों को एक साथ रखेंगे, फिर उसके बाद 3 3 अवयवों को, और ऐसे जैसा समुच्चय में कुल अवयव दिया रहेगा, जब तक इस दिए हुए समुच्चय में जितने अवयव हैं सभी को एक साथ लेकर वो समुच्चय नहीं बना लेंगे, तब तक ऐसा करते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें इस दिए हुए समुच्चय में कुल 3 अवयव था, तो तीनों को एक साथ लेकर 1 2 3 को लेकर भी बना लिया गया, यही आखिरी उप समुच्चय होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई समुच्चय स्वयं का अपने आप का भी उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो ये हो गया ए का उप समुच्चय। अब इसके बाद आते हैं इसी उप समुच्चयों पर आधारित अगला क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा अच्छा और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, देखिए क्या है क्वेश्चन, कि
यदि समुच्चय ए में m अवयव तथा समुच्चय बी में n अवयव हैं, ठीक है, तथा ए के उप समुच्चयों की संख्या बी के उप समुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, तो यम और एन के मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा हमने पिछला क्वेश्चन अभी किया, उसमें समुच्चय ए में 3 अवयव था तो उप समुच्चय निकाला। इस बार समुच्चय ए में कितना अवयव है उसकी एग्जैक्ट संख्या नहीं दिया है, वो एक अचर के रूप में m के रूप में लिखा हुआ है कि a में m अवयव है और समुच्चय b में n अवयव है। बस इतना बताया है कि समुच्चय a के जितने भी उप समुच्चय बनेंगे वो b के उप समुच्चयों से कितना अधिक रहेंगे, 56 अधिक हैं। तो इसकी सहायता से हमें m और n का मान निकालना है, मतलब समुच्चय a और b में अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है? तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या है m, ठीक। अच्छा, किसी समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या पता है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। यम अवयव है, तब ए के उप समुच्चयों की संख्या, ए के उप समुच्चयों की संख्या, ए के उप समुच्चयों की संख्या कितना, 2 के पावर m होगी, ठीक है। किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होता है, 2 के पावर a के अवयवों की संख्या लिखना होता है। तो ऐसे लिख लेंगे। तथा समुच्चय b में अवयवों की संख्या, समुच्चय b में अवयवों की संख्या कितनी, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या दिया हुआ है n, ठीक है। समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, n अवयव। तो अगर समुच्चय बी में अवयवों की संख्या पता है तो इसके उप समुच्चयों की संख्या भी लिख सकते हैं। तब b के उप समुच्चयों की संख्या, b के उप समुच्चयों की संख्या, b के उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 के पावर n, ठीक है। तो चलिए, यहां समुच्चय a और समुच्चय b के कितने कितने उप समुच्चय बन सकते हैं ये हमने इसका संख्या लिख लिया। a में उप समुच्चयों की संख्या, a के उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर m और b के उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर n हो गया। अब आते हैं कि इन दोनों उप समुच्चयों की जो संख्या निकला है इसमें क्या संबंध है। अब संबंध से एक समीकरण बनाएंगे हम लोग और उसी समीकरण को हल करेंगे जिससे यम और एन का मान ज्ञात किया जाएगा। तो देखिए क्या है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हम लोग करेंगे तो प्रश्नानुसार ए के उप समुच्चयों की संख्या, ए के उप समुच्चयों की संख्या ए के उप समुच्चयों की संख्या और इधर लिखेंगे बी के उप समुच्चयों की संख्या। चलिए, अब जैसा कह रहा है कंडीशन उसके अनुसार करते हैं। तो क्या दिया है कंडीशन में यहां कि ए के उप समुच्चयों की जो संख्या है वो बी के उप समुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है।
तो ये ए के उप समुच्चयों की संख्या हो गया, इधर बी के उप समुच्चयों की संख्या। तो प्रश्न ये कर रहा है कि ए के उप समुच्चयों की जो ये संख्या है यह बी के उप समुच्चयों की संख्या से कितना अधिक है। ए की उप समुच्चयों की संख्या बी के उप समुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है। तो दोनों को अगर हमें बराबर करना है, बराबर क्यों करना है, क्योंकि समीकरण बनाना है। तो अगर ए वाला ज्यादा है बी वाले से, तो बी वाले में अगर वही संख्या हम जोड़ दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यानी बी के उप समुच्चयों की संख्या में अगर हम 56 जोड़ दें तो ए के उप समुच्चयों की संख्या और बी के उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी आपस में बराबर। अब रखते हैं मान यहां पर। तो ए के उप समुच्चयों की संख्या कितनी है, 2 के पावर n है, और सॉरी 2 के पावर m है, और बी के उप समुच्चयों की संख्या है 2 के पावर n और प्लस में 56। अब देखिए इसी को हल किया जाएगा। तो इसमें करेंगे क्या, ये 2 के पावर m और 2 के पावर n को एक साइड में कर लेंगे। तो 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n इक्वल टू में 56। ठीक है, तो इस समीकरण को हम लोग आइए हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल किया जाएगा ये। तो 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n इक्वल टू 56। हाँ, तो अब कैसे हल करेंगे। अब एक चीज का अगर ध्यान दें कि ए के उप समुच्चयों की संख्या और बी के उप समुच्चयों की संख्या दोनों तो एक ही फार्मूले से निकाला जा रहा है, 2 के पावर m और 2 के पावर n लिखकर, है ना। तो इसका मतलब यहां से एक चीज तो ये पता चल रहा है कि अगर ए के उप समुच्चयों की संख्या बी के उप समुच्चयों की संख्या से अधिक है तो इसका मतलब ए में अवयव अधिक रहा होगा। ए में अवयव अधिक रहा होगा तभी तो 2 के पावर दोनों जगह लिखना है, m भी और 2 के पावर n भी। तो m का मान ज्यादा रहा होगा, इसीलिए 2 के पावर m का मान ज्यादा आया होगा और 2 के पावर n का मान कम। तो यानी यहां से ये कह सकते हैं कि m जो है वो अधिक है या बड़ा है और n जो है वो छोटा है। तो अच्छा, अगर m बड़ा है n छोटा है तो क्या इस बड़े मान में से छोटा वाला मान कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, बड़े मान में छोटा मान जरूर मौजूद होगा तो कॉमन करेंगे। तो इसमें से कॉमन करेंगे क्या, 2 के पावर n कॉमन करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें 2 के पावर n जो है वो छोटा है। तो 2 के पावर n अगर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 2 के पावर m। हाँ, एक बात का ध्यान देंगे, m बड़ा है n से तो m में n मौजूद है। अब n अगर इसमें से निकाल लेंगे तो m घात में से n घात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। और 2 के पावर n कॉमन हो गया तो इसके स्थान में कितना 1 और बराबर में कितना 56। ठीक है, आइए तो इसके बाद अब करते हैं 2 के पावर n इंटू ब्रैकेट में 2 के पावर m माइनस n और -1 बराबर में इधर, अगर इधर देखा जाए तो 2 के पावर n और 2 के पावर m माइनस n माइनस 1 दो गुणनखंड बने हुए हैं और बराबर में कितना है 56। तो हम लोग 56 को भी दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों संख्याओं को अगर हमें गुणनखंड के रूप में लिखना है तो LHS में 2 के पावर सब कुछ लिखा है, तो RHS में भी संख्या ऐसी आए जिसको 2 के घात के रूप में दिखाया जा सके। तो 56 का अगर हम लोग गुणनखंड बनाएं तो क्या क्या हो सकता है। तो 56 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 जो है वो 3 बार आएगा, 3 बार मतलब 2 के पावर 3 जिसका मान 8 हो जाएगा, और फिर एक 7 आएगा। तो 8 सते 56, यानी 56 के 2 गुणनखंड बनेंगे अगर तो वो हो जाएगा 8 गुणे 7। ठीक है, तो 2 के पावर n इंटू 2 के पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 2 के पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के घात में कितना 3 और गुणे ये 7। अच्छा, ये जो 7 लिखा है ये 8 से कितना कम, या क्या 7 को 8 के रूप में दिखा सकते हैं, 7 को 8 के रूप में यानी 8 के पदों में दर्शा सकते हैं। तो हाँ, 7 को 8 माइनस 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, और बनाते हैं इसमें, तो 2 के पावर n और 2 के पावर m माइनस n माइनस 1 और इक्वल टू 2 के पावर 3 इंटू 8 को फिर से लिखेंगे 2 के पावर 3 और माइनस 1। चलिए अब देखिए LHS और RHS दोनों 2 के घात के रूप में दर्शा लिया गया। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है,
तो सॉल्व करने का क्या तरीका है कि इधर भी गुणनखंड है, आरएचएस में भी गुणनखंड है, तो दोनों पक्षों में गुणनखंड के रूप में दो दो पद लिखा हुआ है। तो इसकी तुलना कैसे करते हैं? तुलना ऐसे होता है कि पहला वाला पद जो है आरएचएस के पहले वाले पद के बराबर और दूसरा वाला पद जो है वो दूसरे वाले पद के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? तुलना करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों की तुलना होगी, तो तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 के पावर n मिलेगा, तो बराबर में मिलेगा 2 के पावर 3, और यहां से फिर n बराबर कितना हो जाएगा? 3। n बराबर 3। देखिए बात समझ में आया कैसे? पहला गुणनखंड था 2 के पावर n, इधर पहला गुणनखंड था 2 के पावर 3, तो पहले वाले को पहले वाले के बराबर लिखेंगे। उसके बाद घातांक के नियम में सब लोग पढ़े होंगे क्लास 9th क्लास 10th में। ये 9th में घातांक का नियम दिया हुआ है, 10th में कहीं ना कहीं यूज हो जाता है कि अगर किसी समीकरण के दोनों पक्षों में आधार बराबर है तो उसके घात भी क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो यहां से n बराबर कितना? 3 हो जाएगा। तथा 2 के पावर m माइनस n माइनस 1 बराबर 2 के पावर 3 माइनस 1, ऐसा कर लेंगे। तो यहां से मिलेगा 2 के पावर m माइनस n और बराबर में 2 के पावर 3। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों साइड से -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां बचेगा 2 के पावर m माइनस n बराबर 2 के पावर 3, और यहां भी देखें तो आधार बराबर है, तो तुलना करने पर घात भी बराबर हो जाएंगे। तो m माइनस n बराबर कितना? 3। m माइनस n का मान भी 3 हो जाएगा। n का मान हम लोग को यहाँ पहले ही मिल चुका है, तो इसका यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा m माइनस n की जगह 3, और बराबर में हो जाएगा कितना? बराबर में हो जाएगा 3। ये -3 इधर पक्षांतर कर लेंगे तो m बराबर हो जाएगा 3 + 3, और m बराबर हो जाएगा 6, और यही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब यहां से हमें m और n का मान मिल गया। समुच्चय A में अवयवों की संख्या 6 है और समुच्चय B में अवयवों की संख्या 3 है। ठीक है, चलिए, तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद समुच्चय, ये उप समुच्चय पर आधारित कुछ और भी क्वेश्चन होंगे जिनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस